Assalamu alaikum. This is Furious Flower and you are watching my channel Optometry and My Pocket. Today we are going to study about the predicting lens rotation of the toric soft contact lenses. Average toric soft contact lenses rotation is that rotate nasally by about 5 degree to 10 degree. हमारे पास एवरेज टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज रोटेशन के बारे में बताया जा रहा है कि यानी कि जो टिपिकली यूजुअली और जो एस्टिमेटेड रोटेशन ऑफ द लेंस है वो कितनी होती है 5 डिग्री टू 10 डिग्री होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में आपके पास 5 डिग्री टू 10 डिग्री नेज़ली रोटेट करे लेंस, क्योंकि लार्ज इंडिविजुअल वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यानी कि मेरी जो लिड एनाटॉमी है, लेंस आई रिलेशनशिप है, लेंस थिकनेस प्रोफाइल है, ये सारी डिफरेंट होंगी दूसरे इंडिविजुअल से। तो मेरे पास रोटेशन कुछ और हो सकती है लेंस की, और किसी और पेशेंट की आई में रोटेशन जो है वो दूसरी हो सकती है। लेकिन यूजुअली टिपिकली और जो एस्टिमेटेड रोटेशन होती है वो 5 डिग्री टू 10 डिग्री होती है। तो हमारे पास जो टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो 5 टू 10 डिग्री नेज़ल साइड पे यानी कि नोज़ की साइड पे रोटेट करते हैं। नेज़ल रोटेशन क्यों होती है टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में? ताकि इनका डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है ताकि जो इफ़ेक्टिवनेस है इन करेक्टिंग एस्टिग्मेटिज्म और जो स्टेबिलिटी है आई के अंदर कॉन्टैक्ट लेंसेज की, उसको मेंटेन किया जा सके। किसके लिए? एस्टिग्मेटिज्म की करेक्शन के लिए। जो इफ़ेक्टिवनेस है यानी कि वो उसको इफ़ेक्टिवली ठीक करे, तो उसके लिए नोज़ के साइड पे रोटेशन दी जाती है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। और दूसरा, नोज़ के साइड पे रोटेट करवाया जाता है, मतलब इस तरह से उसका डिज़ाइन बनाया हुआ होता है ताकि वो नोज़ के साइड पे, नेज़ल साइड पे जो है वो रोटेट करे 5 टू 10 डिग्री। तो इससे जो कॉन्टैक्ट लेंस की स्टेबिलिटी है आई पे वो मेंटेन रहती है। अब किस तरह से होता है कि एक तो एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन के लिए जो टॉरिक लेंसेज है वो डिफरेंट पावर्स में होते हैं, डिफरेंट मेरिडियंस को करेक्ट करने के लिए। यानी कि एस्टिग्मेटिज्म में डिफरेंट मेरिडियंस होते हैं डिफरेंट पावर्स के, तो इसी तरह टॉरिक लेंसेज में 2 मेरिडियंस होते हैं परपेंडिकुलर, जिसमें डिफरेंट पावर होती है। तो वो इरेगुलर शेप कॉर्निया को भी क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। तो जब नेज़ली रोटेट करेगा लेंस तो वो अलाइन होगा करेक्ट मेरिडियन के साथ। द लेंस अलाइंस द करेक्ट मेरिडियन विद द एस्टिग्मेटिक एक्सिस, ताकि जो विजन करेक्शन है वो ऑप्टिमाइज हो सके। फिर स्टेबलाइजेशन हो गया कि नेज़ल रोटेशन हेल्प करती है कि लेंस जो है आई के अंदर स्टेबलाइज रहे। जो आईलिड हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं नेज़ली, मोर प्रेशर एक्सर्ट, आईलिड जो है ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है नेज़ली, विच कैन असिस्ट इन कीपिंग द लेंस इन पोजीशन, जो कि लेंस को पोजीशन में रखने का काम देती है और जो अनवांटेड मूवमेंट है उसको भी मिनिमाइज करती है। तो नेज़ली रोटेट करने का जो दूसरा फ़ायदा था वो स्टेबलाइजेशन थी, क्योंकि आईज जो है वो नेज़ल साइड पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है, आईलिड की बात कर रहे हैं, ताकि जो लेंस है वो पोजीशन में रहे और उसकी जो मूवमेंट है वो भी मिनिमाइज करके लेंस को आई के अंदर स्टेबिलिटी दी जाए। लेंस डिज़ाइन के बारे में बताया जाता है कि जो डिज़ाइन होता है टोरिक लेंसेज का, उसमें ये फीचर्स होते हैं कि उसको बलास्ट और प्रिज्म बलास्ट वगैरह जो हमारे पास स्टेबलाइजेशन मेथड है वो दिए जाते हैं ताकि वो नेज़ल रोटेशन करें। ये फीचर्स हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द लेंस फॉर इफेक्टिव एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन। फिर नेचुरल आई मूवमेंट्स की बात करते हैं कि जो लेंस है वो नेज़ल साइड पे क्यों रोटेट कर रहा होता है, क्योंकि उसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया हुआ होता है। तो नेचुरल आई मूवमेंट का भी इसमें हाथ है कि द आईज नेचुरल मूवमेंट्स इंक्लूडिंग ब्लिंकिंग एंड आई रोटेशन कैन कंट्रीब्यूट टू नेज़ल रोटेशन ऑफ द लेंस। कहते हैं कि जो आई की नेचुरल मूवमेंट होती हैं जिसमें ब्लिंकिंग वगैरह आता है, आई रोटेशन वगैरह आता है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करती है लेंस की रोटेशन नेज़ल साइड पे करवाने के लिए। तो ये जो डिज़ाइन है टोरिक लेंसेज का, इसको हम कंसीडर करते हैं इन मूवमेंट्स के लिए कि वो इंश्योर करे कंसिस्टेंट विजन करेक्शन।
तो कहने का मकसद ये था कि यूजुअली टिपिकली और एस्टिमेटेड जो लेंस रोटेशन होती है वो 5 to 10 डिग्री होती है और नेजल साइड पे होती है। नेजल टेम्पोरल साइड पे क्यों नहीं हो रही, नेजल साइड पे रोटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि लेंस का डिज़ाइन ही इस तरह बनाया जाता है कि वो नेजली रोटेट करे। वो क्यों? क्योंकि एक तो इसको स्टेबलाइजेशन मेथड जो दी हुए हैं प्रिज्म बलास्ट वगैरह, तो वो लेंस को नेजली रोटेट करवाती है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो लेंस की जो नेचुरल मूवमेंट्स हैं लाइक ब्लिंकिंग वगैरह, आई मूवमेंट, तो वो भी इस तरह से होती हैं कि लेंस जो है वो नेजल साइड पे रोटेट कर जाता है। फिर हमने लेंस डिज़ाइन के बारे में पढ़ा कि लेंस वही प्रिज्म बलास्ट वगैरह हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन के बारे में बताया गया था कि कंसिस्टेंट विजन के लिए हम लोगों के पास जो टॉरिक लेंसेज होते हैं उसकी डिफरेंट मेरिडियन में डिफरेंट पावर होती है, इसी तरह एस्टिग्मेटिक पेशेंट की जो मेरिडियन होती है उसमें भी डिफरेंट पावर होती है। तो इस वजह से इन फैक्टर्स की मद्देनज़र जो लेंस की रोटेशन है वो नेजली होती है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास बताया गया है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो रोटेशन है वेरी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट में 5 to 10 डिग्री हो रहा है तो दूसरे में भी 5 to 10 डिग्री हो, ये हमने एवरेज बताया है, एस्टिमेशन बताई हुई है। फिर लेंस रोटेशन के बारे में बता रहे हैं कि वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर हमारे पास लिड एनाटॉमी है और दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास वो क्या है, लेंस आई रिलेशनशिप है। फिर तीसरा जो फैक्टर है लेंस थिकनेस प्रोफाइल है। ये हम सॉफ्ट टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो लेंस की रोटेशन है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। लिड एनाटॉमी, आईलिड के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी एनाटॉमी पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एनाटॉमी में क्या देख लेंगे, शेप देख लेंगे, ठीक हो गया। तो शेप किस तरह से आईलिड लेंस की रोटेशन को इफेक्ट करती है। हमारे पास जो लिड की जो शेप होती है ना वो हमारे पास बताती है कि किस तरह से जो लेंस है वो सिट करेगा आई के ऊपर। कुछ लोगों की राउंड हमारे पास होती है लिड और कुछ की फ्लैट होती है। तो जो शेप है आईलिड की वो बताती है कि क्या इन्फ्लुएंस है कॉन्टैक्ट लेंस का, कि वो किस तरह से। मीन टू से लिड एनाटॉमी में सबसे पहले लिड शेप के बारे में बता रही हूँ कि लिड शेप जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि कॉन्टैक्ट लेंस किस तरह से आई में जो है वो फिट हो। फॉर एग्जाम्पल आईलिड्स जो कि मोर राउंडेड होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं डिफरेंटली विद द लेंस के साथ कंपेयर टू आईलिड्स दैट आर फ्लैटर। तो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होता है कि जो राउंडेड हमारे पास आईलिड होती हैं, राउंड, यहाँ पर राइटिंग का थोड़ा मसला है, ठीक हो गया। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राउंड आईलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राउंड आईलिड्स में क्या होगा कि मोर सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट होता है, किस चीज़ का, आईलिड का सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ मोर सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट, यानी कि आईलिड की ज़्यादा सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ क्या होती है, अटैच होती है। तो जो राउंड आईलिड्स होते हैं उनका टिपिकली मोर सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट हो गया कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ। तो इससे क्या होगा कि इंक्रीज कॉन्टैक्ट जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है लेंस को। जाहिर बात है आपका जो आईलिड है उसकी ज़्यादा सरफेस लेंस के साथ कॉन्टैक्ट में है तो आपका लेंस तो स्टेबल होगा। तो जो लाइकलीहुड एक्सेसिव रोटेशन होती है वो डिक्रीज हो गई है। एम आई क्लियर? दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो राउंड आईलिड्स होती हैं वो ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट होता है उनका कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ, यानी कि आईलिड का ज़्यादा हिस्सा जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ क्या होगा, अटैच होगा। जब ज़्यादा हिस्सा अटैच है तो अब कॉमन सेंस से सोचो कि लेंस मूव तो नहीं करेगा, उसकी रोटेशन कम होगी तो वो स्टेबल होगा। तो देखो लिड एनाटॉमी में जो शेप है राउंडेड वो इफेक्ट डाल रही है रोटेशन पे। फिर राउंड आईलिड का दूसरा ये होता है कि यूनिफॉर्म प्रेशर एक्सर्ट करती है। जो कर्वेचर होता है राउंड आईलिड्स का वो एक्सर्ट करती है मोर यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द लेंस। टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, यहाँ पर मैं जितनी बार भी लेंस का नाम लूँगी वो टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होगा कि जो हमारे पास राउंडेड आईलिड्स होती हैं उनका जो कर्वेचर होता है वो इस डिज़ाइन पर बना हुआ होता है कि प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सर्ट हो रहा होता है लेंस पे। ये नहीं है कि पेरिफेरी पे ज़्यादा सेंटर पे कम या फिर सेंटर पे ज़्यादा पेरिफेरी पे कम।
बल्कि पूरे के पूरे लेंस पे यूनिफॉर्मली जो प्रेशर है वो एग्जर्ट हो रहा होता है। तो इससे क्या हेल्प मिलती है कि लेंस की पोजीशन और जो रोटेशनल मूवमेंट है, एक तो रोटेशनल मूवमेंट मिनिमाइज हो जाती है और दूसरी जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखने में ये हेल्पफुल है प्रेशर एक होना। राउंड जो आईलिड है उसका बेनिफिट ये है कि वो यूनिफॉर्मली प्रेशर एक्सर्ट कर रही है लेंस पे, जिसकी वजह से एक तो लेंस की रोटेशन कम है और दूसरा उसकी पोजीशन जो है वो मेंटेन है। तो इस तरह से लिड एनाटॉमी में हमने शेप पढ़ी, जिसमें राउंड लिड का हमने पढ़ा कि वो किस तरह से रोटेशन को मिनिमाइज करती है। फिर इसके अलावा जो दूसरी शेप होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, फ्लैटर आईलिड्स होती हैं हमारे पास। जो फ्लैट आईलिड्स होती हैं उसका क्या काम होता है, उसका लेस सरफेस एरिया कांटेक्ट होता है लेंस के साथ। तो फ्लैटर आईलिड्स का जब लेस सरफेस एरिया कांटेक्ट है लेंस के साथ तो ये किस को लीड करेगा, इसमें पोटेंशियल गैप्स आ जाएंगी और स्पेसेस आ जाएंगी वेयर द लेंस कैन मूव फ्रीली। हमारे पास फ्लैट है, इमेजिन करो कि आपकी जो आईलिड है वो फ्लैट है, राउंड नहीं है। तो जब फ्लैट है तो सरफेस एरिया कांटेक्ट तो कम होगा, आई थिंक सेंटर में ज़्यादा कांटेक्ट होगा और पेरिफेरी में जो लेंस है वो फ्री होगा। तो जिसकी वजह से गैप्स आ गए आईलिड और लेंस के बीच में, स्पेसेस आ गई। तो अब लेंस तो फ्री है मूव करने के लिए यहाँ वहाँ। तो ये जो फ्लैटर आईलिड्स होती हैं वो रिजल्ट करती हैं इंक्रीज रोटेशन ऑफ द लेंस में। फिर दूसरी बात हमने पढ़ी थी वेरिएबल प्रेशर। तो वो फ्लैटर आईलिड्स में वेरिएबल प्रेशर होगा, मीन टू से कि जो फ्लैटर सरफेस ऑफ द आईलिड है वो एक्सर्ट करती है वेरिएबल प्रेशर ऑन द लेंस ड्यूरिंग ब्लिंकिंग और आई मूवमेंट। जब आप आई मूव करेंगे और जब आप ब्लिंक करेंगे तो वेरिएबल प्रेशर एक्सर्ट होगा लेंस पे, जिसकी वजह से रोटेशनल शिफ्ट आएगा आपके पास। तो ये दो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फ्लैटर आईलिड्स में एक रोटेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द राउंडर। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि राउंड आईलिड्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं मोर स्टेबल सपोर्ट फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज, रिड्यूस करते हैं एक्सेसिव रोटेशन को, जबकि फ्लैटर आईलिड्स जो हैं वो ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करते हैं पोटेंशियल गैप्स की वजह से और वेरिएबल प्रेशर पॉइंट्स की वजह से। However, individual variations in the eyelid anatomy and contact lens fit can also play a significant role in determining the specific impact of the eyelid shape on lens rotation for each person. Is that clear now? तो ये थी शेप। लिड एनाटॉमी में हमने पढ़ा कि शेप किस तरह से लेंस की रोटेशन को इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा, तो जो दूसरा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है लेंस रोटेशन को लिड एनाटॉमी में, वो ये होता है कि कुछ लिड्स इस तरह से होती हैं ना कि वो अनइवनली लेंस को जो है वो प्रेस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेंस रोटेट करता है और फिर ब्लर्ड विजन होती है और डिस्कम्फर्टनेस प्रोड्यूस होती है आई में पेशेंट की। ठीक हो गया, ये सेकेंड फैक्टर था। तो इस तरह से लिड एनाटॉमी में शेप, साइज, लिड का प्रेशर और जो फिट वगैरह है लेंस, वो जो है लेंस की रोटेशन में क्या करती है, इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट डालती है। ओके, सेकंड जो फैक्टर है लेंस आई रिलेशनशिप, कि लेंस और आई का जो आपस का रिलेशनशिप है वो भी इफेक्ट डालता है लेंस की रोटेशन में। वो किस तरह से होगा कि कॉर्नियल कर्वेचर, कॉर्निया का कर्वेचर जो है उसी के ऊपर तो कॉन्टैक्ट लेंस रेस्ट करता है। तो ये इफ़ेक्ट करता है लेंस की जो रोटेशन है आई के अंदर उसको। अगर आपके जो लेंस का कर्वेचर है और जो कॉर्नियल कर्वेचर है वो एक दूसरे से मिसमैच कर जाए तो आपके पास लेंस क्या करेगा, रोटेट करेगा। टियर फिल्म डायनामिक्स सेकंड फैक्टर है। तो टियर फिल्म और कॉन्टैक्ट लेंस के बीच में जो है, कॉन्टैक्ट लेंस और आई के बीच में जो है क्या होता है, हमारे पास टियर फिल्म होता है जो कि एक्ट करता है एज ए लुब्रिकेंट और ये लेंस की मूवमेंट पे इन्फ्लुएंस डालता है। इन्फ्लुएंस मीन्स असर करता है। ठीक हो गया। तो वाइब्रेशंस, जो वेरिएशंस होती हैं टियर फिल्म की क्वालिटी में या क्वांटिटी में, तो ये इम्पैक्ट डालेगी लेंस की रोटेशन पे। ठीक हो गया।
फिर इसी तरह लेंस आई रिलेशनशिप आई में फिर वही बात आ गई कि वो ऊपर जो पड़ी कि लेंस का शेप साइज़ वगैरह और प्रेशर वगैरह की वजह से भी आई जो है वो रोटेट करती है। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हम ये पढ़ रहे हैं कि लेंस की रोटेशन पे तीन चीज़ें असर डालती हैं, एक लिड एनाटॉमी, लेंस आई रिलेशनशिप, लेंस थिकनेस प्रोफाइल। तो लिड एनाटॉमी मैंने शेप के बारे में बताया कि राउंड या फ्लैटर होगी तो क्या होगा, किस तरह से लेंस की रोटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर लेंस आई रिलेशनशिप में मैं बता रही हूँ कि आई लिड इंटरेक्शन की वजह से लेंस मूव कर सकता है, टेयर फिल्म में चेंजेस आने की वजह से लेंस मूव कर सकता है, कॉर्नियल कर्वेचर और लेंस का जो कर्वेचर है मिसमैच हो जाए तो लेंस रोटेट करता है। तो इस तरह से लेंस की रोटेशन पे ये फैक्टर्स जो हैं इम्पैक्ट डालते हैं। तो उनके अंदर के जो सब फैक्टर्स हैं वो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। इसी तरह जो ब्लिंकिंग पैटर्न्स होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ ब्लिंकिंग जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है लेंस मूवमेंट को। इंटेंस और इरेगुलर ब्लिंकिंग होगी तो ज़्यादा लेंस रोटेशन को कंट्रीब्यूट करेगी। फिर लेंस डिज़ाइन का मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्टैक्ट लेंसेज की डिज़ाइन, जैसे कि टोरिक लेंसेज हो गया एस्टिग्मेटिक करेक्शन के लिए, वो इस तरह से डिज़ाइन हुए होते हैं कि वो रेजिस्ट करे रोटेशन को। क्यों रेजिस्ट करे? क्योंकि दो मेरिडियन पे पावर डिफरेंट होती है। एक मेरिडियन पे हमें कोई और पावर चाहिए, दूसरे मेरिडियन पे कोई और पावर चाहिए। अगर रोटेट हो गई तो वो पावर तो आगे पीछे हो जाएगी, उससे एक्सिस एग्जैक्ट जो एक्सिस है अगर वो एग्जैक्ट मेरिडियन पे ना आए तो फिर तो हमारे पास विजन ब्लर हो जाएगी। इस वजह से तो फैक्टर्स जैसे कि प्रिज्म बलास्टिंग है और स्पेसिफिक इज डिज़ाइंस वगैरह जो हैं वो लेंस की स्टेबलाइजेशन में और रोटेशन को मिनिमाइज़ करने में हेल्प देती है। फिर हमारे पास आई मूवमेंट आ गई कि जो नेचुरल मूवमेंट है आई की, जैसे कि सेकेडेक्स हो गए। सेकेडेक्स मतलब रैपिड आई मूवमेंट्स जो होती हैं, और जो गेज शिफ्ट्स वगैरह हैं ये भी इफ़ेक्ट करती हैं कॉन्टैक्ट लेंस पोजीशन को। और जो मूवमेंट्स हैं लेंस रोटेशन ओवर टाइम में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती हैं। ये सेकेंडिक और आई मूवमेंट वगैरह भी लेंस रोटेशन में क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं लेंस की रोटेशन को। फिट और कंफर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो वेल फिटेड कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो अलाइन करता है प्रॉपरली आई की कर्वेचर के साथ, और तो इस तरह की जो एनाटॉमी है वो इतना ज़्यादा जो है वो रोटेशन जो है वो काज नहीं करेगी। मतलब अगर वेल फिटेड कॉन्टैक्ट लेंस दिया है आपने, वेल फिटेड के ये मतलब है कि वो प्रॉपरली अलाइन करके आपके आई के कर्वेचर के साथ। तो अगर इस तरह की एनाटॉमी आप प्रोवाइड करेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए तो वो फिर रोटेट नहीं करेगा। और कंफर्टेबल लेंसेज जो हैं वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा जो एग्जेसिव ब्लिंकिंग और रबिंग वगैरह है वो नहीं करते, और इस वजह से ये क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। इन सारे फैक्टर्स से हमें पता लगता है कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं नज़र में रख के एक जो प्रोफेशनल जो हैं वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग को इस तरह से कि रोटेशन कम हो और कंफर्टेबल हो लेंस फिट और क्लियर विजन हो वेयरर के लिए। तो ये दूसरा फैक्टर था लेंस आई रिलेशनशिप, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स पड़े, ब्लिंकिंग पड़ा, कंफर्टेबिलिटी पड़ी, लेंस फिट पड़ा, आई रोटेशन पड़ी, लिड एनाटॉमी पड़ी, और इसके अलावा और क्या चीज़ें पड़ी, लेंस डिज़ाइन पड़ी, ब्लिंकिंग पैटर्न वगैरह पड़े, टीयर फिल्म डायनामिक्स पड़ा, कॉर्नियल कर्वेचर पड़ा। इस तरह से ये लेंस की रोटेशन को ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, असर डालती हैं लेंस की रोटेशन पे। फिर हमारे पास लास्ट में है लेंस थिकनेस प्रोफाइल। अब लेंस की जो थिकनेस है जो कॉन्टैक्ट लेंस हमने डाला हुआ है इस तरह से वो करेगी लेंस की रोटेशन में प्ले करेगी रोल। अब हमारे पास लेंस थिकनेस प्रोफाइल के अंदर के फैक्टर्स हम देखेंगे कि किस तरह से वो कौन सी चीज़ होती है और लेंस की थिकनेस किस तरह से लेंस रोटेशन किस तरह से लेंस थिकनेस प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले देख लेते हैं कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं उनकी अनइवन थिकनेस प्रोफाइल अगर है तो वो अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहीं पे कॉन्टैक्ट लेंसेज का वेट क्या होगा, लाइट वेट होगा, कहीं पे हैवी वेट होगा। तो ये इम्बैलेंस जो है कंट्रीब्यूट करता है रोटेशनल फोर्सेस की फॉर्म में, जैसे कि ग्रेविटी, आईलिड प्रेशर इंटरेक्ट विद द लेंस। ठीक हो गया। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है
लेंस थिकनेस प्रोफाइल के अंदर आती है कि कहीं पे लेंस का वेट जो है वो ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रीब्यूट करेगा और आईलिड प्रेशर जो है वो लेंस पे एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है लेंस की। फिर हमारे पास स्टेबलाइजिंग फीचर्स मीन कि कुछ सर्टेन थिकनेस प्रोफाइल्स में हमारे पास स्टेबलाइजेशन फीचर्स में क्या आता है, प्रिज्म ब्लास्टिंग, थिकर एजेस, जो हमने स्टेबलाइजेशन मेथड्स में पढ़ा था कि कहीं पे प्रिज्म ब्लास्टिंग से एज को थिक कर दिया जाता है। और ये फीचर्स ऐसे डिज़ाइन किए गए होते हैं कि ये रोटेशन को रिजिस्ट करें, रोकें, ज़्यादा स्टेबल ओरिएंटेशन आई में दे दें लेंस की। ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग स्टेबलाइजेशन मेथड्स की वजह से लेंस को थिक कर देते हैं तो उसकी वजह से लेंस स्टेबल हो जाता है और उसकी रोटेशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, थिकर एरियाज की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थिनर एरिया के कंपैरिजन में डिफरेंट होगी। ये भी इफ़ेक्ट कर सकता है लेंस की कॉन्फॉर्म्स को, कि यानी कि जो थिन लेंस होता है वो तो हमें पता है कि वो सॉफ्ट होता है, तो वो आई के जो कॉर्निया वगैरह के साथ बिल्कुल उसी की शेप का हो जाता है, कॉन्फॉर्म हो जाता है आई की शेप के साथ। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि किस तरह से मूवमेंट को ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है रोटेशन को। थिकर लेंस होगा तो इतनी मूवमेंट नहीं होगी, सॉरी थिकर लेंस जो है वो इतना कॉन्फॉर्म नहीं होगा आई की शेप के साथ। जो थिनर लेंस है वो आई की शेप के साथ कॉन्फॉर्म हो जाता है। तो ये भी इम्पैक्ट डालता है लेंस की रोटेशन पे। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हो गई, जो मटेरियल हम यूज़ किया हुआ है कॉन्टैक्ट लेंस में वो भी इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट देता है थिकनेस प्रोफाइल में और रोटेशनल बिहेवियर में। डिफरेंट मटेरियल्स की वेरिंग लेवल्स ऑफ रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और सरफेस करेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं जो कि रोटेशन डायनामिक्स पे इम्पैक्ट डालती है। आई केयर प्रोफेशनल्स इसी वजह से कंसीडर करते हैं थिकनेस प्रोफाइल ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज को जब वो फिटिंग कर रहे होते हैं, ताकि ऑप्टिमल कंफर्ट आए, स्टेबिलिटी आए और विजन क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो, और जो रोटेशन से रिलेटेड जो इशू है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो ये आज हमने पढ़ा प्रिडिक्टिंग लेंस रोटेशन के बारे में। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो एवरेज यूजुअली एस्टिमेटेड जो रोटेशन होती है वो नोज़ के साइड पे 5 to 10 डिग्री होती है। ये एवरेज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में यही रोटेशन होगी। हर किसी का जो आई का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, लिड एनाटॉमी डिफरेंट होती है, लेंस आई रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, और इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट लेंस फिट किया हुआ होता है, किसी में आरजीपी किया होता है, किसी में टॉरिक किया होता है, किसी में स्फेरिकल सॉफ्ट किया होता है। तो इस वजह से डिफरेंट इंटरेक्शंस होती हैं लेंस की आई के साथ, तो रोटेशन भी वेरिएबल होगी इस लिहाज से। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि लेंस की रोटेशन डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पे, कि लेंस कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से मूव करता है, रोटेट करता है। लिड एनाटॉमी की वजह से, लेंस आई रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, लेंस थिकनेस प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। लिड एनाटॉमी में फिर मैंने शेप के बारे में बताया कि एक राउंड शेप की आईलिड होती है, एक फ्लैटर शेप की आईलिड होती है। राउंड शेप की जो है प्रेशर अप्लाई करती है यूनिफॉर्मली, जिसकी वजह से लेंस मूव नहीं करता। फ्लैटर में मैंने बताया कि नोट वो जो है फ्लैटर में यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं होता, वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से लेंस जो है वो मूव करता है। फिर मैंने बताया कि राउंड में जो कॉन्टैक्ट होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट विद लेंस वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मूवमेंट कम होती है। फ्लैटर में इसके वाइस वर्सा। फिर लेंस आई रिलेशनशिप हमने पढ़ा कि किस तरह से आई मूवमेंट, किस तरह से लेंस की जो टीयर फिल्म की जो डायनेमिक्स है, क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज होने की वजह से आई रोटेशन करती है। और फिर और भी बहुत सारे इस तरह से मैंने फैक्टर्स वन बाय वन बताए कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं लेंस आई रिलेशनशिप में उस पर लेंस रोटेशन जो है वो डिपेंड करती है। लेंस थिकनेस प्रोफाइल में फिर मैंने बताया कि जो लेंस की थिकनेस होती है वो भी, उस पर भी लेंस रोटेशन डिपेंड करती है। थिकर, अगर लेंस कहीं से थिक है कहीं से थिन है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटी जो है वो उसमें इंड्यूस करवा देगा, जिसकी वजह से वो लेंस जो है नीचे की तरफ जाएगा। और फिर और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई लेंस थिकनेस प्रोफाइल वगैरह में, कि स्टेबलाइजेशन मेथड्स में हम क्या करते हैं, लेंस को थिक करवा देते हैं प्रिज्म ब्लास्टिंग वगैरह में, ताकि जो लेंस है
वो स्टेबल हो जाए और उसकी जो रोटेशन है वो मिनिमाइज़ हो जाए। ये सारा काम कौन कर रहा होता है? जो आई केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो कर रहे होते हैं, ताकि एक कंफर्टेबल और अच्छी विज़न और लेस रोटेशन वाला लेंस जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर दे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही है, लेट्स सी। अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई तो मैं पार्ट्स में प्रिडिक्टिंग लेंस रोटेशन को पार्ट्स में जो है वो अपलोड करूँगी, 1 2 एंड 3। ओके, तो पीछे मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ पर फिर से समरी कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। लिड एंड नोट में लिड टेंशन के बारे में कुछ लिड जो हैं वो टाइट होती हैं, कुछ लिड जो हैं वो लूज़ होती हैं। जो टाइट लिड होंगे वो पकड़ लेंगी सही टाइटली लेंस को, तो रोटेशन कम होगी। और जो लूज़ लिड है वो डेफिनेटली उसमें लेंस जो है ना पका पका चिपक नहीं सकता, तो वो मूवमेंट ज़्यादा देगी, उसमें स्टेबलाइजेशन कम होगी। फिर लिड लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्निया, हमने देखा कि लिड लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्निया, लिड की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉर्निया वही वाली बात हो गई कि राउंड लिड है, फ्लैटर लिड है, या फिर टाइट है या लूज है, तो ये भी इम्पैक्ट डालती है। फिर पल्पेब्रल एपर्चर साइज, पल्पेब्रल एपर्चर या पल्पेब्रल फिशर भी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? हमारे पास जब आइज को ओपन किया जाता है, ओपनिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन फ्रॉम एन एलिप्टिकल ओपनिंग था, आई थिंक। आईलिड मार्जिन को ओपन करना इलेप्टिकल ओपनिंग के इलेप्टिकल लाइन से, तो उसको बोलते हैं। आसान वर्ड्स में जो हमारी अपर आईलिड से लोअर आईलिड तक का जो डिस्टेंस होता है और जितनी आई दिखाई दे रही होती है उसको पल्पेब्रल फिशर बोलते हैं। वर्टिकली इसका कुछ और मेजरमेंट होती है, हॉरिजॉन्टली इसकी कोई और मेजरमेंट होती है। मेल्स में कम होता है पल्पेब्रल फिशर और फीमेल में ज़्यादा होता है पल्पेब्रल फिशर। ठीक हो गया। तो पल्पेब्रल एपर्चर साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास साइज़ ज़्यादा है और आपने छोटा लेंस डाल दिया तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आपके पास पल्पेब्रल साइज़ जो है वो छोटा है और आपने बड़ा लेंस डाल दिया तो आपके पास मूवमेंट जो है वो कम होगी। इस बात पे तो समझ आ रही है ना खुद ही? अगर नहीं भी समझ आ रही तो सोच कर लो, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इमेजिन करो, खुद को सपोजिशन में लेके जाओ कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस डाल दिया है, पल्पेब्रल एपर्चर साइज ज़्यादा है, लेंस छोटा है, तो ज़ाहिर बात है कि लिड उसके ऊपर आई नहीं है तो वो स्क्वीज आउट हो जाएगा, मूवमेंट ज़्यादा होगी। अगर पल्पेब्रल साइज छोटा है, लेंस बड़ा डाल दिया आपने, तो वो लिड के नीचे स्टक हो जाएगा, तो मूवमेंट कम होगी, स्टेबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है? लेंस आई रिलेशनशिप, लार्ज डायमीटर वर्सेस स्मॉल डायमीटर। लार्ज डायमीटर वर्सेस स्मॉल डायमीटर के बारे में बताया जा रहा है कि लूज फिट वर्सेस टाइट फिट के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह लेंस आई रिलेशनशिप। अगर आपने लूज फिट डाल दिया बहुत ज़्यादा तो मूवमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइट फिट डाल दिया तो मूवमेंट जो है वो या तो लिटल होगी या फिर नहीं होगी, तो ये दोनों ठीक नहीं होते। हमारे पास जो परफेक्ट गुड फिट होता है उसमें इंटरमीडिएट मूवमेंट होती है, 0.2 से 0.5 आई थिंक होती है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर ऑक्सीजन जो डी के बाई टी फैक्टर है वो सही होता है ना। हमारे पास टीयर फिल्म वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह होती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपके कॉर्निया को पूरा मिल रहा होता है। लार्जर डायमीटर वर्सेस स्मॉलर डायमीटर इसी तरह हो गया। तो लार्ज डायमीटर वर्सेस स्मॉलर डायमीटर से हमारा यहाँ पर जो स्पेसिफिकली मुराद है वो कॉर्नियल डायमीटर है, जो कि लेंस की मूवमेंट और रोटेशन को इन्फ्लुएंस करती है कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स में। किस तरह से होता है कि अगर आपकी आइज़ लार्ज डायमीटर वाली आइज़ हैं तो आपको टिपिकली आपके लेंस को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। मीन टू से जो कॉर्निया और आईलिड के दरम्यान है वो स्पेस ज़्यादा आ जाएगी अगर आपके जो आई का डायमीटर है वो ज़्यादा है, तो लेंस को जो है मूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी और रोटेशन जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह लेंस अगर प्रॉपरली फिट नहीं हुआ लार्जर डायमीटर आई में तो फिर इससे इश्यूज ये लीड कर सकता है इश्यूज के लिए, लाइक लेंस इनस्टेबिलिटी हो गई, एक्सेसिव मूवमेंट वगैरह हो गई, और जिसकी वजह से फिर पेशेंट को डिस्कम्फर्टेबिलिटी और विजन प्रॉब्लम्स वगैरह राइज होंगे। फिर अगर पेशेंट की आई स्मॉलर डायमीटर वाली है तो क्या होगा? लेस स्पेस होगी कॉर्निया और आईलिड के दरमियान में, और ये लिमिट करेगा मूवमेंट को और रोटेशन को लेंस की, क्योंकि लेंस
को शिफ्ट होने के लिए अराउंड द आई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही। अगर प्रॉपरली फिटेड लेंस फॉर स्मॉलर डायमीटर आई जो है वो दिया जा रहा है तो वो प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी भी, और जो लेंस मूवमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उसके जो चांसेस हैं उसको रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से डायमीटर जो इफेक्ट करते हैं, लार्ज डायमीटर वाली आई में ज़्यादा रोटेशन होगी, स्मॉल डायमीटर वाली आई में कम रोटेशन होगी, क्योंकि लार्ज डायमीटर वाली आई में कॉर्निया और आईलेट के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और स्मॉल डायमीटर वाली आई में कॉर्निया और लेट के दरमियान में जो वो है स्पेस है वो कम होती है, तो इसमें रोटेशन भी हमारे पास कम होती है। लूज फिट वर्सेस टाइट फिट, ये तो वही वाली बात आ गई। लेंस आई रिलेशनशिप, पीछे हमने क्या पढ़ा, लिड एनाटॉमी, और ये था लेंस आई रिलेशनशिप। अगली बात लेंस थिकनेस प्रोफाइल आ गई, डिटरमाइन बाय लेंस डिज़ाइन। लेंस डिज़ाइन का मैंने बताया था कि किस तरह से लेंस का जो डिज़ाइन है वो आपके पास रोटेशन जो है लेंस की उस पर डिपेंड करती है। लेंस पावर, एक्सेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एस्टिग्मेटिक करेक्शन, रोटेशनल इन्फ्लुएंस, ओब्लिक टोरिक is greater than with the rule toric, and with the rule toric is greater than against the rule toric। लेंस डिज़ाइन किस तरह से कि एक हमारे पास टोरिक लेंसेज डिज़ाइन होते हैं, दूसरे स्फेरिकल लेंस डिज़ाइन होते हैं, मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं। तो ये सारी जो लेंस डिज़ाइन होते हैं इसकी मूवमेंट, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये किस तरह से लेंस रोटेशन जो है इन डिज़ाइंस पे डिपेंड करती है। मीन टू से टोरिक लेंसेज का तो काम होता है कि वो स्पेसिफिकली ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि स्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करें, लाइक स्टिग्मेटिज्म जो कि इरेगुलर कॉर्नियल कर्वेचर वगैरह की वजह से हुआ है। तो ये लेंसेज क्या करते हैं कि इनमें डिफरेंट पावर होती है डिफरेंट मेरिडियंस में, जो कि आई के साथ प्रॉपरली अलाइन होना ज़रूरी है। लेंस रोटेशन अगर टोरिक लेंसेज में देखी जाए तो ये क्रूशल है इफेक्टिव स्टिग्मेटिज्म करेक्शन के लिए, क्योंकि अगर लेंस रोटेट करे एग्जेसिवली तो इसकी वजह से जो विजुअल एक्विटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और कंफर्टेबिलिटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि आपने स्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करना है, एक एक्सिस पे कुछ और पावर है, दूसरे मेरिडियन पे कुछ और पावर है। तो जब आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हो तो आपको चाहिए कि जिस एक्सिस की जो पावर है उसी के एक्सिस के मुताबिक करो ना। अगर 90 डिग्री पे आपको 9 डायोप्टर पावर चाहिए तो आपको चाहिए कि जो आपका कॉन्टैक्ट लेंस है उसकी 90 पे पावर होनी चाहिए 9 डायोप्टर। तो इसलिए हम लेंस रोटेशन को इसमें रिड्यूस रखते हैं टोरिक लेंसेज में, ताकि जो विजुअल एक्विटी है वो सेटिस्फैक्टरीली मिले और कंफर्टेबल हो लेंसेज। दूसरे हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज जो हैं उसमें तो सेम पावर होती है तमाम मेरिडियंस पे, तो वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं मायोपिया और हाइपरोपिया वगैरह की करेक्शन के लिए। तो लेंस रोटेशन जो स्फेरिकल लेंसेज में होती है वो इतनी क्रूशल, इतनी क्रिटिकल नहीं होती एज इन टोरिक लेंसेज, लेकिन फिर भी एग्जेसिव जो रोटेशन होती है वो स्टिल लीड करती है इश्यूज़ के लिए। कुछ इश्यूज़ को लीड करती है, जैसे कि इनकंसिस्टेंट विजन हो गया और डिस्कम्फर्टेबिलिटी हो गई। फिर हमारे पास जो मल्टी फोकल लेंसेज होते हैं वो नियर विजन डिस्टेंस विजन दोनों के लिए यूज़ होते हैं, टिपिकली फॉर प्रेसबायोपिया होते हैं। और लेंस रोटेशन जो है वो इफ़ेक्ट करती है अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल जोन्स इन मल्टीफोकल लेंसेज में, जिसकी वजह से आपके पास विजन क्लियरिटी और डिफरेंट डिस्टेंस पे जो है ना वो इम्पैक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक जोन में नियर के लिए दिया हुआ है, दूसरे जोन में आपने करेक्शन दी हुई है डिस्टेंस के लिए, और उसमें ऐड भी किया हुआ है क्योंकि प्रेसबायोपिक पेशेंट है। तो अगर लेंस रोटेट कर जाएगा तो फिर तो आपकी जो डिस्टेंस वाली करेक्शन है वो नियर के लिए चली गई, नियर वाली डिस्टेंस के लिए, तो आपकी जो विजन है वो ब्लर होगी, आपको डिस्कम्फर्टेबिलिटी वगैरह होगी। तो इस तरह से जो लेंस के डिफरेंट डिज़ाइन है उसका भी इम्पेक्ट होता है लेंस रोटेशन पे। टोरिक में हमारे पास ज़्यादा क्रूशल है, स्फेरिकल में इतना क्रिटिकल नहीं है, और मल्टीफोकल में भी फिर हमारे पास लेंस रोटेशन को जो है वो ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से लेंस रोटेशन इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेंस पावर भी इसी तरह से होगा, एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एस्टिग्मेटिक करेक्शन भी इस तरह से होगी। रोटेशनल इन्फ्लुएंस जो है ऑब्लिक टोरिक में सबसे ज़्यादा होती है, विद द रूल टोरिक में उससे कम, और अगेंस्ट द रूल टोरिक में सबसे कम होती है।
ये फिगर्स वगैरह इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।